नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम एक टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस एकेडमी के नाम से चलाते हैं और इस पे मैं फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको यूज़फुल मटेरियल प्रदान करता हूं। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल की लिंक डलवा देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। हम लगातार सेकंड ग्रेड की एक सीरीज़ चला रहे हैं और उस सीरीज़ में हमने अब तक राजनीतिक दल, दबाव समूह और भारत की विदेश नीति और भारत एवं यूएनओ और वैश्वीकरण के बारे में कुछ तथ्यों की हमने चर्चा की थी। हमारा उद्देश्य है आपको एग्ज़ाम से पहले सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस करवाना जल्दी से जल्दी, और एक रैपिड रिवीजन के रूप में आपको अच्छे से अच्छा और ऑथेंटिक मटेरियल आपको प्रदान हो सके, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकें। हम पिछली वीडियो में हमने भारत एवं यूएनओ के बारे में पढ़ा था। यूएनओ में भारत के लोगों के क्या योगदान है, यूएनओ में भारत का क्या योगदान है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैश्वीकरण के कुछ फैक्ट हमसे पिछली वीडियो में रह गए थे। उन फैक्ट्स को आप आज ऐड कर लें और उनमें वैश्वीकरण से रिलेटेड जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें सबसे पहले है, एक नाम है जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। और जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की एक बुक है, उस बुक का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। और इस किताब में जो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ हैं वो कहते हैं वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण की संज्ञा देते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पिछले एक पेपर में पूछा गया है कि वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण की संज्ञा कौन देते हैं। वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण की संज्ञा देते हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। कौन सी बुक में? ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट में। और इसमें एक और चीज़ की बात करते हैं, कल्चरल शॉक्स की, मतलब वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रघातों की चर्चा जो करते हैं वो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ करते हैं। कौन सी बुक में करते हैं? ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। दूसरा बड़ा नाम है ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में, वो है डेविड हेल्ड। और डेविड हेल्ड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन। सीधे बुक का नाम पूछ सकते हैं आपसे कि ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन किसकी बुक है, तो किसकी बुक है? डेविड हेल्ड की। और डेविड हेल्ड इस बुक में वैश्विक रूपांतरण यानी ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण के लिए ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा कौन करते हैं? कि डेविड हेल्ड करते हैं। और कुछ फैक्ट ये हैं, एक नाम है, उनका नाम है बेंजामिन बार्बर। बेंजामिन बार्बर जो हैं वो मैकवर्ल्ड वर्सेज जिहाद, मैकवर्ल्ड वर्सेज जिहाद की संकल्पना किसकी है? बेंजामिन बार्बर की। एक नाम है अर्जुन अप्पादुरई, और अर्जुन अप्पादुरई की एक बुक है, उसका नाम है मॉडर्निटी एट लार्ज। आप इन किताबों के नाम याद रखें, क्योंकि कहीं से किसी भी किताब को या फिर 4 किताबों के लेखकों को मिलान करवा सकते हैं आपको। ये महत्वपूर्ण बुक्स हैं वैश्वीकरण से रिलेटेड। अर्जुन अप्पादुरई की बुक का नाम है मॉडर्निटी एट लार्ज, और इस बुक में ये वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों की चर्चा करते हैं। अगला वैश्वीकरण से रिलेटेड एक बड़ा नाम है, वो है एलरिच ब्रेक। और एलरिच ब्रेक की किताब का नाम है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। चूँकि ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है तो इससे रिलेटेड भी एक बुक है, उसका नाम है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। और इसमें रिस्क सोसाइटीज़, जोखिम समाजों की चर्चा करते हैं। सीधा प्रश्न आ सकता है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में जोखिम समाज यानी रिस्क सोसाइटीज़ की चर्चा कौन करते हैं? एलरिच ब्रेक। एक नाम है केनिची ओमे, वो हमने उस दिन भी पढ़ा था, आज फिर पढ़ रहे हैं। एक और कंसेप्ट है इनका, वो है बॉर्डरलेस वर्ल्ड यानी सीमा विहीन विश्व। ग्लोबलाइजेशन को सीमा विहीन विश्व कौन कहता है? केनिची ओमे। 6-7 आज वैश्वीकरण से रिलेटेड आपको फैक्ट बताएं, आप अच्छे से याद रखें। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट, सांस्कृतिक प्रघात और अमेरिकीकरण को, वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण की संज्ञा। दूसरा डेविड हेल्ड, ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन, उसमें वो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तीसरा हमने नाम पढ़ा था बेंजामिन बार्बर, मैकवर्ल्ड वर्सेज जिहाद। चौथा हमने नाम पढ़ा अर्जुन अप्पादुरई, मॉडर्निटी एट लार्ज, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रघातों की चर्चा। अगला हमने जो नाम पढ़ा था वो नाम था एलरिच ब्रेक, और इनकी बुक का नाम है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और इसमें रिस्क सोसाइटीज़ यानी जोखिम समाजों की चर्चा करते हैं। अगला जो बड़ा नाम था वो था केनिची ओमे, वो बॉर्डरलेस वर्ल्ड यानी सीमा विहीन विश्व की बात करते हैं। आप इनको एक जगह नोट कर लेना, इन कंसेप्ट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कहीं से भी एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, आज से हमने 4 सेगमेंट में जो बांटा था, उनमें से एक सेगमेंट आपका आज इस फैक्ट के साथ आपको ख़त्म हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, उसके बाद में फिर
संविधान की हमारी विशेषताएं, फिर उसके बाद हमारा संविधान का पाठ चालू हो जाएगा, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आज जो हमारा मूल टॉपिक रहेगा वो रहेगा संवैधानिक विकास से रिलेटेड। और आपके जो सिलेबस में संवैधानिक विकास है उसमें मूल रूप से 1919 और 1935 दो अधिनियम मूल रूप से विशेष संदर्भ में दे रखे हैं। हम संवैधानिक विकास वाले चैप्टर को पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे, जो मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर पहले से शेयर है, और मैंने उसी पीपीटी से आपको संवैधानिक विकास पढ़ाने का सोचा है, क्योंकि जल्दी भी हो जाएगा और आपके समझ में भी सारी चीज़ आ जाएंगी। संवैधानिक विकास का मतलब होता है कि हमारे देश का संविधान कैसे कैसे विकसित हुआ और कौन कौन से हमारे संविधान बनने से पहले जो अधिनियम आए थे वो आए थे। सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना, और उसमें बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल पद नाम दिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। ठीक है, यहाँ से कोई ऐसी, इसमें 1773 में एक बात को मुख्य रूप से ध्यान रखें कि 1774 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम में पहले सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि शक्तियाँ भले ही कम हो, पर प्रश्न आ जाता है कभी कभार कि पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से अधिनियम के तहत किया गया था। तो कौन से अधिनियम के तहत किया गया था भाई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया कि शासन की दोहरी व्यवस्था, यानी दो बोर्ड बना दिए। एक तो बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो बना दिए, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी जो शासन व्यवस्था को संभालने का काम करेंगे वो एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। बाकी अगला जो एक्ट आता है वो 1813 का एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1813 में कि चाय और इनके एकाधिकार को समाप्त कर दो, ऐसी कुछ बातें की गई। और उससे अगला जो एक्ट था वो केंद्रीय प्रशासन की ओर एक पहला कदम जो था वो था 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इसका एक जो अन्य नाम है उसको बोलते हैं हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। और इसमें सिविल प्रतियोगिता के एक खुले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, और भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग, मतलब विधि आयोग का गठन कौन से एक्ट के तहत किया गया था? 1833 के अधिनियम के तहत। और इसका जो पहला जो वो था विधि आयोग का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था लॉर्ड मैकाले। प्रश्न आ चुका है ये कि पहला विधि आयोग को किस अधिनियम के तहत बना था? 1833। इसके बाद में एक एक्ट आता है 1853 का, और 1853 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल को विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब जैसे ही विधायी और कार्यकारी शक्तियों को, प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग किया गया, तो कि शक्ति का पृथक्करण कर दिया है। तो इस वजह से इसी अधिनियम के तहत संसदीय व्यवस्था का आरंभ भी माना जाता है। आ सकता है प्रश्न कि किस अधिनियम के तहत भारत में संसदीय व्यवस्था का आरंभ माना जाता है? कि उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1853। और इसमें केंद्रीय जो विधान परिषद थी, इसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल होने की अनुमति दी गई। ये भी हमारे पॉलिटिकल के सिनेरियो से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को केंद्रीय विधानसभा में किस अधिनियम के तहत अनुमति दी गई थी? 1853 का एक्ट। 1853 के बाद में एक महत्वपूर्ण फेज स्टार्ट होता है, और उसमें क्या होता है, 1857 में भारत में क्रांति होती है। और क्रांति के बाद जो ब्रिटिश सरकार है उसके संज्ञान में बात पहुंचती है कि भारतीयों को कुछ ना कुछ हमें कुछ प्रदान करना पड़ेगा। तो उसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम आता है, और वो आता है भारत शासन अधिनियम 1858। और 1858 के अधिनियम में सरकार क्या करती है कि जो कंपनी का शासन है उस कंपनी के शासन को ख़त्म करके और ब्रिटिश सरकार अपने ताज के अधीन ले लेती है भारत के प्रशासन को। तो कंपनी का शासन कब खत्म होता है? 1858 के अधिनियम में। और 1858 के अधिनियम में जो भारत पर शासन का भार है, और वो शासन का भार पूरा का पूरा ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटिश ताज के अधीन जो भारत का शासन है वो किस अधिनियम के तहत किया जाता है? 1858। 1858 का अधिनियम काफ़ी फेमस होता है। इसमें जो है भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है, और
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि पहले 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बने थे, उनको समाप्त करके दोहरी व्यवस्था का अंत कर दिया जाता है। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें 1858 के अधिनियम में। सबसे पहली, भारत प्रशासन है उसको कंपनी के अधीन से ख़त्म कर ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसमें कि भारत में एक पद सृजित किया जाता है, उसको हम राज्य सचिव का पद कहते हैं। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को, वो दोनों की व्यवस्था को समाप्त कर इनको एक ही व्यवस्था के अंतर्गत कर दिया जाता है। अगला जो अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1861, और 1861 का जो अधिनियम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो इसमें पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत होती है। पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत कौन से अधिनियम में होती है? 1861 के अधिनियम में। और एक जो यहाँ का वायसराय है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है, एक विधि निर्माण की प्रक्रिया के तहत भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर दिया जाता है। तीसरा, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया, और बंगाल, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी प्रांत, सीमांत प्रांत, इनमें विधान परिषद का गठन किया जाता है। अगला जो अधिनियम है वो है 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम में नॉर्मल सी चीज़ें हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया और विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया, जैसे कि बजट पर चर्चा करना। अगला जो अधिनियम है वो महत्वपूर्ण है 1909। अब जो 3 अधिनियम आते हैं, एक तो 1909 का अधिनियम, एक 1919 का अधिनियम और एक 1935 का अधिनियम, ये महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। और आपके जो सिलेबस में है वो विशेष संदर्भ में 1919 और 1935 के अधिनियम है। बाकी इतनी जो मैंने महत्वपूर्ण बात पहले अधिनियमों में बताई हैं वो आपको इतिहास के रूप में याद रखनी चाहिए। महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जैसे विधि आयोग का गठन, पोर्टफोलियो व्यवस्था का गठन, दोहरी प्रणाली का अंत, ब्रिटिश ताज के अधीन होना शासन को, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे हम 1909 का अधिनियम, जिसे मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, और इसमें विधान परिषदों में संख्या बढ़ाई गई। इसमें एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, वो था पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल 1909 का जो अधिनियम था उसमें केवल और केवल किसको प्रदान किया गया? मुस्लिमों को प्रदान किया गया। इसमें जो कार्यकारी परिषद थी उस कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, और पहले जो भारतीय थे जो शामिल हुए थे वो हुए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस नाम को याद रखें। पहले भारतीय कौन थे जो अंग्रेजों की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1909 के अधिनियम को कौन सा अधिनियम कहा जाता है? मार्लियामेंटो। यहाँ एक नई चीज़ मिली है, पृथक निर्वाचक मंडल। और कौन सी धर्म के लिए अलग से दे दिया है? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल कौन से अधिनियम के तहत दिया है? 1909। अगला जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो है 1919 का अधिनियम। और 1919 के अधिनियम में एक तो उद्देशिका है, 47 धाराएं हैं और 2 इसमें अनुसूचियाँ हैं। एक तो इसमें क्या है? उद्देशिका, 47 धाराएं और 2 अनुसूचियाँ। इससे आगे इस अधिनियम को किस नाम से और जाना जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। पहला अधिनियम है जिसमें कौन सी सरकार की शुरुआत हुई है? उत्तरदायी सरकार की। 1919 के अधिनियम को कौन सा अधिनियम भी कहा जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें पहली बार कौन सी सरकार की शुरुआत हुई है? उत्तरदायी सरकार। इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, वो है द्वैध शासन। इसमें प्रांतों के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई है। कहाँ हुई है? प्रांतीय स्तर पर। और शासन के विषयों का 2 तरीके से विभाजन हो गया है, एक तो आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। और केंद्रीय जो स्तर है उस पे भी द्विसदनीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ है। एक सदन तो कौन सा बना दिया? राज्य परिषद, और दूसरा सदन बना दिया विधानसभा, जो इस अधिनियम की कौन सी धारा में है? धारा 17 में। देखो ध्यान से, टोटल धाराएं कितनी हैं? टोटल धाराएं हैं इस अधिनियम में 47, और 47 धाराओं में से जो धारा 17 है उस धारा 17 में क्या है? 1919 अधिनियम की धारा 17 में क्या है? 2 सदन। एक सदन का तो नाम है राज्य परिषद और दूसरे सदन का नाम है विधानसभा। और धारा 18 में इन दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या का प्रावधान है। धारा 18 में राज्य परिषद में तो कुल सदस्यों की संख्या होगी 60, और धारा 19 में विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या होगी 140। और जो केंद्रीय विधानसभा है उसका पहली का गठन होगा 1921 में, और 1921 में जो केंद्रीय विधानसभा बनेगी उसमें सदस्यों की संख्या होगी 145। देखो,
अधिनियम में तो अधिकतम सदस्य संख्या का प्रावधान है 140, और जो 1921 में पहली केंद्रीय विधानसभा गठित हुई है, याद रखो पहली केंद्रीय विधानसभा कब गठित हुई है, 1921 में। और 1921 में जो केंद्रीय विधानसभा गठित हुई है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 145। वैसे धारा 19 के अनुसार धारा 18 में तो राज्य परिषद की सदस्य संख्या, धारा 19 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या। राज्य परिषद के सदस्यों की कुल संख्या धारा 18 के अंतर्गत कुल कितनी है, 60, और धारा 19 के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी, 140। पर 1921 में जो गठित हुई केंद्रीय विधानसभा उसमें सदस्यों की संख्या थी 145। और एक है धारा 20, और धारा 20 में क्या प्रावधान है कि गवर्नर जनरल विधानसभा के जो सदस्य हैं केंद्रीय विधानसभा के, उनमें से एक अध्यक्ष नियुक्त करेगा। तो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान कौन सी धारा में, धारा 20 में। अब याद रखें टोटल धाराएं कितनी है अधिनियम में, कितनी धाराएं बताई हैं हमने, 47। अनुसूची कितनी है, 2, और टोटल धाराएं कितनी है, 27। और 27 धाराओं में से हमने पहला पढ़ा है धारा 17, और धारा 17 में क्या है, केंद्रीय विधानसभा। और धारा 18 में क्या है, राज्य परिषद की सदस्य संख्या, वो कितनी है, 60। और धारा 19 में क्या है, केंद्रीय विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 140। पर 1921 में जो गठित हो रही है उसकी सदस्य संख्या है 145। और धारा 20 जो है, धारा 20 में जो हमारे देश का गवर्नर जनरल है वो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष को नियुक्त कर रहा है। अगली धारा है धारा 21, और धारा 21 के में है राज्य परिषद और विधानसभा की अवधि। राज्य परिषद की तो अवधि है 5 वर्ष और विधानसभा की अवधि है 3 वर्ष। कौन सी धारा में है भाई, धारा 21। मतलब 1919 के अधिनियम की धारा 21 जो है वो क्या बता रही है, राज्य परिषद और विधानसभा की अवधि। राज्य परिषद की तो अवधि क्या होगी, 5 वर्ष, और विधानसभा की अवधि क्या होगी भाई, 3 वर्ष। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले 1920 में चुनाव किए गए और 9 फरवरी 1921 को पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ है, 1921 में। चुनाव कब हुए हैं, 1920 में। डेट याद रखें, 9 फरवरी 1921। सदस्य मैंने थोड़ी देर पहले ही बताए थे। इस केंद्रीय विधानसभा में सदस्य कितने होंगे, 145। और इनमें से धारा जो 20 है वो उसमें गवर्नर जनरल क्या बनाएगा, विधानसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष। और अध्यक्ष किसको बनाया गया, फ्रेडरिक वाइट। फ्रेडरिक वाइट का नाम याद रखें। 1919 के अधिनियम की धारा 20 के तहत गवर्नर जनरल किसको केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाता है, फ्रेडरिक वाइट को। केंद्रीय विधानसभा में पहले जो भारतीय अध्यक्ष थे जो धारा 20 के तहत बने थे वो थे विट्ठल भाई पटेल, और अंतिम जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। भारत के पहले अध्यक्ष केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, विट्ठल भाई पटेल, और जो अंतिम अध्यक्ष हैं वो है जीवी मावलंकर। इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, परंतु सीमित मताधिकार था। 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक से निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की वो दी गई थी, आरक्षण दिया गया था। और इस अधिनियम में सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया। 1909 के अधिनियम में तो केवल और केवल महिलाओं को दिया था। 1919 के अधिनियम में उस पृथक निर्वाचक मंडल को बढ़ा के सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए मतलब पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार कर दिया। महिलाओं को 1909 में दे दिया और सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए यहाँ कर दी। इसमें एक प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। बाद में 1925 में ली आयोग का गठन हुआ, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से पृथक कर दिया और राज्य विधानसभाओं को बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। और अगला पॉइंट है जो केंद्रीय विधानसभाओं का गठन होना था, पहली जो 1921 में हुई थी, अब कितनी टोटल अधिनियम के तहत कितनी केंद्रीय विधानसभाओं का गठन हुआ था, 6। कितनी बार हुआ है, 6 बार। पहली तो हुई है 1920 में, मतलब 1920 में चुनाव हुए थे, 21 में गठित हुई थी। उसके बाद 23, 26, 1920, 1923, 1926, 1930, 1934, लास्ट हुई 1945। इस केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था, विट्ठल भाई पटेल, और अंतिम भारतीय अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर।
जो ये अधिनियम आया था इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने जैसे चर्चा की, जैसे 47 धाराएं थीं, 2 अनुसूचियाँ थीं। 47 धाराओं में से हमने कुछ धाराओं की बात की, जैसे धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20। 2 सदन हमने पढ़े, एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद की अधिकतम संख्या 60 थी, केंद्रीय विधानसभा की 140 थी। उनके कुछ अध्यक्ष पड़े। धारा 20 के तहत गवर्नर जनरल अध्यक्ष बनाएगा, और अध्यक्ष किसको बना दिया पहले को, फ्रेडरिक बाइट। और जब ये अधिनियम जब पूरे प्रावधान लोगों ने देखे तो उसके बाद में इसकी आलोचनाएं हुई, क्योंकि हम पूरा का पूरा डोमिनियन स्टेट को हम पसंद नहीं करते थे। हम पूरी एक संविधान बनाने का एक प्रावधान लेना चाहते थे अंग्रेज़ों से। अब उसकी आलोचना होने लगी तो तिलक ने इसको, जो 1919 का अधिनियम था, बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा बिना सूरज का सवेरा। बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा बिना सूरज का सवेरा। आ सकता है कि 1919 के अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम को कहा कि ये नवीन बंधन गढ़ने वाला है। कैसे बंधन गढ़ने वाला है भाई? नवीन बंधन। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। 1919 के अधिनियम को तिलक ने क्या कहा? बिना सूरज का सवेरा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा इसको कि जो ये अधिनियम है नवीन बंधन गढ़ने वाला है। और कांग्रेस ने इसकी आलोचना की कि ये निराशाजनक है और असंतोषप्रद है। तो 1919 के अधिनियम की आलोचना भी हुई। आलोचना भी याद रखें। 1919 के अधिनियम को विस्तार से इसलिए पढ़ाया है क्योंकि 1919 और 1935 के अधिनियम आपके सिलेबस में विशेष संदर्भ में दिए गए हैं। तो इनको धाराओं सहित, इनके अध्यक्ष, दोनों सदन, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार, इसको आप ध्यान से याद रखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगला जो अधिनियम है जो आपके सिलेबस में विशेष संदर्भ में है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे पहली बात, भारत शासन अधिनियम में कितने भाग हैं? 14 भाग। कितनी धाराएं हैं? 321 धाराएं। कितनी अनुसूची हैं? 10 अनुसूची। याद रखो, 14 तो भाग हैं, 321 धाराएं और 10 अनुसूची हैं। इसमें कहा कि अधिनियम की धारा 5, इस अधिनियम की जो धारा 5 है इसके अनुसार ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल कर एक अखिल भारतीय संघ के गठन, ये पहला अधिनियम है जिसमें अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया है। कौन सी धारा में? धारा 5 में। टोटल धाराएं 321, जिसमें से जो 5वीं धारा है उसमें अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान है। दूसरी है धारा 11, और धारा 11 के तहत गवर्नर जनरल को प्रतिरक्षा, ईसाई धर्म संबंधी, वैदेशिक संबंध, जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में सुविवेक से निर्णय। कैसी शक्ति प्रदान करिए भाई? 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को स्वविवेकीय शक्ति। और स्वविवेकीय शक्ति कौन सी धारा के तहत है? धारा 11। किसको प्रदान करिए स्वविवेकीय शक्ति? स्वविवेकीय शक्ति प्रदान करिए गवर्नर जनरल को। अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान धारा 5 में। धारा 11 में गवर्नर जनरल को स्वविवेकीय शक्ति कौन से मामलों में है? प्रतिरक्षा, ईसाई धर्म संबंधी, वैदेशिक संबंध और जनजातीय क्षेत्रों। इसमें 3 अनुसूची बना दी इस अधिनियम में। एक तो संघीय अनुसूची, एक प्रांतीय अनुसूची और एक समवर्ती अनुसूची। और जो द्वैत शासन की व्यवस्था प्रांतीय स्तर पर शुरुआत हुई थी उसे अब केंद्रीय स्तर पर लागू कर दिया। मतलब 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैत व्यवस्था की शुरुआत की गई थी उसको समाप्त करके कहाँ, कौन से स्तर पर लागू कर दिया? केंद्र के स्तर पर। 3 प्रकार की सूची हैं, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। 1935 के अधिनियम में संघ सूची में तो कितने विषय हैं? 59 विषय। प्रांतीय सूची में कितने विषय हैं? 54 विषय। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 36 विषय। याद रखो, वर्तमान में जो 7वीं अनुसूची में हमारे संविधान में जो सूची हैं वो 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वर्तमान में तो संघ सूची में 99 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। पर 1935 के अधिनियम जो था उसमें संघ सूची में तो कितने विषय थे? 59 विषय। प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54 विषय। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय। ठीक है भाई। और अधिनियम की जो धारा 104 है, धारा 104 के अनुसार जो अवशिष्ट विषय थे उन अवशिष्ट विषयों पर शक्ति किसको प्रदान कर दी भाई? गवर्नर जनरल के पास। वर्तमान में भी अवशिष्ट विषयों का प्रावधान है और वर्तमान में अवशिष्ट विषयों पर शक्ति बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। 1935 के अधिनियम जो था उसमें अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसकी थी? गवर्नर जनरल की। इसी अधिनियम की एक धारा थी, धारा 46(2), और धारा 46(2) को विशेष करके ध्यान रखें। इसमें बर्मा को, जो म्यांमार जो था, उसको भारत से क्या कर दिया भाई?
अलग कर दिया। इससे पूर्व भारत का ही प्रांत था बर्मा। इसमें एक बैंक की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI कहते हैं, और प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था शुरुआत कर दी। और इस रूप में कितने प्रांतों में, 6 प्रांतों में विधायिका द्विसदनीय बनाई गई। जो 1909 में महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचक मंडल था, उसकी जो मुस्लिमों के लिए 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई थी, उसको बढ़ा के 1919 में कुछ समुदायों तक पहुंचा दिया। और 1935 के अधिनियम में उसको वंचित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए। 1909 के अधिनियम में तो किसके पास था, केवल मुस्लिमों के पास। 1909 में केवल किसके पास है, मुस्लिमों के पास। और 1919 के अधिनियम पे जब हम चलेंगे तो 1919 के अधिनियम में हमने पढ़ा था कि 1919 के अधिनियम में जो आरक्षण था, उस आरक्षण को सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों, मतलब 1909 में तो केवल मुस्लिमों को था, 1919 में सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों के लिए बढ़ा दिया। और 1935 के अधिनियम में उसी को कहाँ बढ़ा दिया, महिलाओं, वंचित वर्गों और मजदूरों तक। तो याद रखना, महिलाओं, वंचित वर्गों और मजदूरों तक कब गया है, 1935 के अधिनियम में। और इसी अधिनियम की धारा है, एक धारा 200, और धारा 200 के अंतर्गत एक न्यायालय का गठन हुआ, वो था संघीय न्यायालय, या इसी को बोलते हैं हम फेडरल न्यायालय, जिसका स्थान वर्तमान में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ले रखा है। ये कौन सी धारा के तहत किया गया था, धारा 200 के तहत। और जो संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो थे, वो थे न्यायाधीश मॉरिस गुएर। और जब हमारा जो देश स्वतंत्र हो गया था, तो इस संघीय न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, वो थे HJ कानिया। तो संघीय न्यायालय के पहले अध्यक्ष कौन है, मॉरिस गुएर। और स्वतंत्र भारत में इस संघीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन है, HJ कानिया। 1858 में एक परिषद की स्थापना हुई थी, भारत परिषद। इस भारत परिषद की समाप्ति कर दी 1935 के अधिनियम के तहत। और अधिनियम की धारा 289 के तहत सिंध और उड़ीसा, कौन सी धारा है, धारा 289, सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए। अब 1935 का अधिनियम जब पारित हुआ, तो इसमें कहीं भारत को स्वतंत्रता की बात नहीं थी। तो स्वतंत्रता की बात के ऊपर इस अधिनियम की भी आलोचना हुई, और नेहरू ने इस अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र और अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। तो याद रखना नेहरू जी की आलोचना को। वहाँ याद रखना 1919 के अधिनियम में तिलक की आलोचना, बिना सूरज का सवेरा, और सुभाष चंद्र बोस की आलोचना। यहाँ नेहरू ने जो आलोचना की है कि ये दासता का अधिकार पत्र है और बिना ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन है। अब देखो एक चीज़ ध्यान करने वाली, जब हम 1919 का अधिनियम पढ़ रहे थे, तो हम उसमें पढ़ रहे थे कि इसमें एक तो उद्देश्य का है, और इसमें 47 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। और यहाँ हमने पढ़ा था, तो यहाँ हमने पढ़ा था कि धाराएं और भाग हैं और अनुसूचियां हैं, परंतु यहाँ उद्देश्य का नहीं थी। तो याद रखना, अधिनियम 1919 में तो उद्देशिका का उल्लेख था, परंतु 1935 के अधिनियम में उद्देशिका का उल्लेख नहीं था। तो 1919 और 1935 के अधिनियम की जितनी भी धाराएं हमने पढ़ी हैं, इन धाराओं को आप एक जगह नोट कर लें, या फिर ये जो PDF है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। दूसरी चीज़, आपके जो सिलेबस में है वो 19 और 35 का अधिनियम ही विशेष संदर्भ में है, और इनसे रिलेटेड प्रश्न जैसे पृथक निर्वाचक मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विसदनीय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार RPSC प्रश्न पूछ चुकी है। अब 1919 और 1935 का जो मैंने पढ़ाया है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद भी एक अधिनियम आया था 1947 का अधिनियम, और 1947 के अधिनियम में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया, वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद की समाप्ति हो गई, और संविधान सभा को संविधान निर्माण अंगीकृत करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये जो अधिनियम थे 1773 के अधिनियम से लेके और 1947 तक के अधिनियम, पहले हमने थोड़ी थोड़ी सूचना पता होनी चाहिए, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति या पोर्टफोलियो प्रणाली, जो भी हमने पढ़ा था पहले, विधि आयोग। 1919 और 1935 के अधिनियम को आप ढंग से देखना, जो भी धाराएं मैंने पढ़ाई हैं उन धाराओं को आप बहुत अच्छे से देख लेना, एक जगह रख लेना। अब जो हमारा टॉपिक है, अगला आपका जो टॉपिक है उसमें वो है संविधान की विशेषताएं।
और संविधान की विशेषताओं को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आखिर हमारे संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं मेन रूप से पाई जाती हैं। जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा हम खींचना नहीं चाहते, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके। हमने जल्दी जल्दी संवैधानिक विकास को किया है, पर 1919 और 1935 के अधिनियम को हमने खूब डिटेल से किया है। सब हम संविधान की विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहली विशेषता जो हम देखते हैं वो देखते हैं प्रस्तावना। और प्रस्तावना को कहा जाता है हमारे संविधान का परिचय पत्र। तो जिस चीज़ को हमारे संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है तो उसकी विशेषताओं को हमने देख लेना चाहिए। तो संविधान प्रस्तावना में हम जब देखते हैं तो हम शब्दावली देखते हैं हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो है वो क्या दिखा रहा है, लोकप्रिय संप्रभुता के जो हमारे देश की शक्ति है वो किस में निहित है, हमारे देश की जनता में निहित है। यानी कैसी संप्रभुता है, लोकप्रिय संप्रभुता। एक हम देखते हैं कि हमारा देश कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी जो पूरी शक्तियां हैं वो हमारे देश के पास हैं, किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में हम कार्य नहीं करते हैं। एक देखते हैं हमारा देश कैसा है, समाजवादी है। हालांकि प्रस्तावना आपके पूरे सिलेबस में नहीं है, हम अगर प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो एक एक शब्द की चर्चा हमें अलग से करनी होगी, परंतु फिर भी प्रस्तावना को बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा देश समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। उसके बाद हमें 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में प्रदान किए गए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। फिर हमें 2 प्रकार की समता प्रदान की गई है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। फिर व्यक्ति की गरिमा है। फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता है। और फिर उसके बाद एक तिथि का उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को हम उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन है। तो पहली विशेषता क्या है हमारे संविधान की, प्रस्तावना। दूसरा है जब हम अनुच्छेद 1 हमारे संविधान का पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि भारत अर्थात इंडिया, जो कि राज्यों का एक होगा संघ। और इंग्लिश में जब इसको पढ़ते हैं हम कि भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। संघ 2 शब्द चलते हैं, एक तो यूनियन चलता है और एक फेडरेशन चलता है। यूनियन का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं और राज्यों को कुछ शक्तियां बांट दी हैं। केंद्र सरकार पहले है, राज्यों को केंद्र की अपेक्षा कम शक्तियां प्रदान है। मतलब केंद्र ने राज्य बनाए, अमेरिका की तरह राज्यों ने केंद्र नहीं बनाया। जो अमेरिका का सिस्टम है उसको बोलते हैं हम फेडरेशन, और जो हमारे यहाँ का सिस्टम है वो है यूनियन। यानी हमारे यहाँ राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार नहीं है। ऐसे हमारे देश का क्या है, संघ। और संघ कैसा है, इसको है एकात्मकता की ओर झुकाव। एकात्मकता की ओर झुकाव कैसे है, कुछ बिंदुओं से हम समझें कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान कर, आपातकालीन शक्ति लगाने का शक्ति संविधान ने प्रदान कर रखी है। एक, प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति जो भी काम करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, और राष्ट्रपति को राज्यों पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को भेजता है और राज्यपाल वहाँ पे जाके हो सकता है संघीय व्यवस्था को कहीं ना कहीं एकात्मकता की ओर झुकाव ले जाता है। एक पॉइंट होता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से भी संघवाद हमारा कमज़ोर होता है। तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनसे हमारा जो संघ है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। जैसा कि के.सी. बैयर जो हैं एक स्कॉलर हैं, और के.सी. बैयर जो हमारा संघ है उसको अर्ध संघ कहते हैं कि हमारा जो संघ है वो कैसा है, क्वासी फेडरेशन है, अर्ध संघ है। और अगली जो है वो है संविधान में संशोधन। हमारे संविधान की एक विशेषता है कि हमारा जो संविधान है वो है लचीला। यहाँ जो हमारे संविधान में भाग 20 है उसमें अनुच्छेद 368 है, और 368 में 2 प्रकार के संशोधन का प्रावधान किया गया है। एक तो चाहे तो आप साधारण दोनों सदनों के बहुमत से और आप संशोधन कर सकते हैं। एक संशोधन 368(2) में जो होता है उसमें कुछ अनुच्छेद हैं 54, 55, 73, 162, 239। उनमें अगर आपको संशोधन करना है तो आपको
आधे राज्यों का समर्थन लेना पड़ेगा। तो एक तो हो गया लचीला, और जब आधे राज्यों का समर्थन लेना पड़ेगा तो हो जाएगा ये कठोर। तो हमारा जो संविधान है वो लचीले और कठोर का मिश्रण है। और संविधान एक कैसा है, संशोधन के माध्यम से कह सकते हैं हम, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। मतलब 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में पहले थे, पर उनके सब आर्टिकल संशोधनों से लग लग के आज भी अगर हमें कोई ऐसी चीज़ होती है कि हमें संविधान में एक्सेप्ट करनी चाहिए तो हम 368 के तहत संशोधन करते हैं और उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगली जो हमारे संविधान की विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह क्या है, स्वतंत्र है। विधायिका अलग पार्ट है, कार्यपालिका अलग पार्ट है और न्यायपालिका एक अलग भाग है। तो सरकार के कितने अंग हैं हमारे, 3, और 3 अंगों में एक अंग कौन सा है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका के ऊपर विधायिका और कार्यपालिका का कोई कंट्रोल नहीं है। न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। एक हमारे यहाँ संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 324 से लेके और 329 तक एक संस्था की स्थापना करिए और वो संस्था है निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग को संवैधानिक एवं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के रूप में भारत में स्थापना की गई है। एक है भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, लिखित संविधान। संविधान भी 2 तरह के होते हैं, जैसे ब्रिटेन में एक लिखित चलता है वो अलिखित है, और हमारे यहाँ पे लिखित संविधान है। और लिखित भी कैसा है, व्यापक संविधान है। जैसे अमेरिका का संविधान है लिखित है, वहाँ केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं संविधान में। और हमारे यहाँ कैसा संविधान है, 395 में तो क्या है भाई, अनुच्छेद हैं, 12 क्या हैं, अनुसूची हैं, और 22 क्या हैं, भाग हैं। अनुसूचियों के बारे में याद रखें आप, जब हमारा संविधान लागू हुआ था जब तो थी 8 और बाद में कितनी जुड़ गई, 4, टोटल अनुसूचियाँ हो गई 12। तो कैसा संविधान है हमारा, व्यापक और लिखित संविधान है। और भी संविधान की हम खूब सारी विशेषताएं देख सकते हैं, पर यहाँ से आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हमने वीडियो पढ़ी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो था 1919 और 1935 का अधिनियम। और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो हमने शुरू में आपको तथ्य लिखा है वो तथ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और आप अच्छे से देख लेना 1919 और 1935 की धाराओं को। संविधान की कॉमन सी विशेषताएं आप इनको आम जीवन में भी पढ़ते रहते हैं, और हमें संविधान की अगर बेसिक भी समझ है तो हमें पता होता है कि प्रस्तावना में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है या स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है। हमारे संविधान में संशोधन ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब संशोधनीय है। हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज के रूप में काम करता है। और एक है हमारा संविधान व्यापक और लिखित संविधान है। और कितने अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, 395 में 12 अनुसूचियाँ हैं, पहले 8 थीं, 4 और जुड़ गई, और 22 भाग हैं। तो ये हमारी एक सामान्य से टॉपिक पे क्लास थी, संवैधानिक विकास और संविधान की कुछ विशेषताएं। अगली जो क्लास होगी हमारी, अगली क्लास होगी हमारी मूल अधिकार स्टार्ट करेंगे हम। उसके बाद में हम DPSP लेंगे, फिर हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लेंगे। हमारी कोशिश है आपके पेपर से पहले आपको मैटर सारा प्रदान कर दिया जाए। जो संवैधानिक विकास की PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो। अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों तक इसको शेयर करें और आगे बढ़ाएं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।